अब मैं तुम्हें महाराष्ट्र की फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस बता रहा हूँ। फॉर्म फिलिंग के पहले एक बार सब वर्क ऑफिस से ब्रीफ कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र फॉर्म के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, परसेंटेज क्या होना चाहिए। पहली बात, सभी के पास पीडीएफ है? मैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस के बारे में थोड़ा समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ध्यान समझते जाना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि महाराष्ट्र एग्जाम देने के लिए तुम्हारे पास 50% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 45% होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी। अब रिजर्व कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, लेकिन और ईडब्ल्यूएस। लेकिन इसमें 45% जो रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, जो एससी एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, वो सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए बिलोंग करता है। अगर कोई महाराष्ट्र कैंडिडेट है, कोई महाराष्ट्र को बिलोंग करता है, उसके लिए अप्लाई होगा। अगर तुम रिजर्व कैटेगरी के भले हो, कोई अगर ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है, कोई एससी कैटेगरी का है, कोई ईडब्ल्यूएस का है, तो वो अगर मान लो महाराष्ट्र स्टेट को बिलोंग नहीं करता, महाराष्ट्र स्टेट से नहीं है, तो वो रिजर्व कैटेगरी यहाँ काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये स्टेट लेवल की एग्जाम है। एनआईटी में इसलिए लागू होता है कि ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम है। अब इसमें कुछ सिलेबस के बारे में समझा देता हूँ मैं। सिलेबस में क्या, अच्छा फ़ी के बारे में। फ़ी जो महाराष्ट्र स्टेट को बिलोंग करते हैं और रिजर्व कैटेगरी के हैं, उनका 1000 रुपीज़ फीस है। जो महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी हैं या महाराष्ट्र के नहीं हैं, महाराष्ट्र के बाहर के हैं, तो महाराष्ट्र के बाहर चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, कोई भी हो, 1200 रुपये फीस है उसकी। क्लियर हुआ? मतलब महाराष्ट्र के कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी के, उनका 1000 रुपीज़ फीस है। अदर देन महाराष्ट्र 1200 फीस है। समझ में आ रहा है? 1200 रुपये फीस है। इसके बाद सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सिलेबस क्या है, हालांकि पहले बता दिया, अभी सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ तुम्हें फॉर्म भरने के पहले, ताकि सारी प्रोसेस तुम्हें समझ में आ जाए। इसमें जो तुम्हारा पेपर आएगा, वो पेपर 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। पेपर 100 क्वेश्चन का होगा, समझ में आ रहा है? हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 200। 200 मार्क्स का पेपर होगा। 90 मिनट का पेपर होगा। कितने मिनट का होगा? 90। 1.5 घंटे का पेपर होगा। समझ में आ रहा है? नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। इसमें 4 सेक्शन आते हैं, जो एनआईटी में जैसे 4 सेक्शन आते हैं, इसमें भी आते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश। मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30, इसमें मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? 30। रीजनिंग के कितने आते हैं? 30। मैथ्स 30, रीजनिंग 30, कंप्यूटर 20, इंग्लिश 20। कितने हो गए? 100। हर एक क्वेश्चन के दोनों, जैसे एनआईटी में मैथ्स का अलग सेक्शन, मैथ्स का अलग वेटेज है, इसमें नहीं है। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर, इंग्लिश हो, इसमें हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे। क्लियर हुआ? गलत के एक भी नंबर नहीं कटेंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो महाराष्ट्र में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? एग्जाम एक और होती है वेल्लोर, वीआईटी, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर हुआ? चलो, इसमें जो सिलेबस में है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, सिलेबस में इसमें जाकर मैथ्स के साथ क्वांटा वाला पोर्शन भी आता है। क्वांटा अलग से नहीं आएगा, मैथ्स के साथ क्वांटा मर्ज है। ये दूसरी बार बता रहा हूँ, एक बार पहले बता रखा है। इसमें अलजेब्रा आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स है। इसके बाद तुम्हारा अरिथमेटिक, अब यहाँ से क्वांटा चालू हो गया। अरिथमेटिक बेसिक्स, सेट थ्योरी एंड फंक्शंस हो गया। ये मैथमेटिक्स में भी काउंट कर सकते हो, क्वांटा में भी काउंट कर सकते हो। मेंसुरेशन हो गया इसमें। तो ये पूरा पोर्शन मैथ्स का हो गया, जो 30 क्वेश्चन आते हैं और 60 मार्क्स का है मैथ्स। इसमें लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, तो इसमें पजल टेस्ट वगैरह आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, सीरीज कंप्लीशन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन आता है, कॉम्प्रिहेंशन नथिंग बट जो तुम्हारा आरसी होती है, पैसेज होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो शॉर्ट आरसीज होती है। 2 टाइप की आरसी होती है, एक लॉन्ग आरसी होती है, तो दूसरी शॉर्ट आरसीज होती है। तो तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, शॉर्ट आरसी जिसको बोलते हैं, वॉकेब वाले पोर्शन आएगा। उसके बाद तुम्हारे जहाँ का ग्रामर से रिलेटेड कुछ पोर्शन आएंगे, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ पोर्शन रहेंगे। कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कंप्यूटर में पोर्शन थोड़ा ज़्यादा दे रखा है। कंप्यूटर बेसिक है, डेटा प्रेजेंटेशन है, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हुआ? तो कंप्यूटर वाले सेक्शन से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग वाले इंग्लिश वाले सेक्शन से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग वाले सेक्शन से 30 क्वेश्चन, और मैथ्स वाले सेक्शन से 30। तो 30 30 60 20 कितना हो गया? 80। 20 कितना हो? 100। हर एक क्वेश्चन के कितने नंबर हैं? 2 नंबर। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया? 200। 200 मार्क्स का पेपर होता है। ये बाइफरकेशन भी दे रखा है। मैथमेटिक्स स्टडीज 30 क्वेश्चन, मार्क्स पर क्वेश्चन 2 है, 60 मार्क्स का हो गया मैथमेटिक्स। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 20 है, कंप्यूटर के ये 20 है, सब मिला के 100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2, 200 मार्क्स का पेपर है। यहाँ क्लियर कट लिख रखा है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, कन्फ्यूज मत होना, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और इसमें टेस्ट ऑफ ड्यूरेशन 90 मिनट्स दे रखा है। मीडियम ऑफ सीटी इंग्लिश है, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है तुम्हारा। तो ये जो तुम्हारे काम की चीज़ थी वो बता दिया। अब इसके बाद फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में बता रहा हूँ कि फॉर्म को कैसे भरना है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो 200 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें मार्क्स डिस्प्ले नहीं होता। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जब तुम्हारी रैंक आएगी, तो इसमें ऑल इंडिया रैंक भी नहीं आती है,
और तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, 200 में तुम्हारे 180 मार्क्स हैं या 200 में तुम्हारे 150 मार्क्स हैं। एनआईटी में क्या होता है, ऑल इंडिया रैंक भी आती है, मार्क्स भी आता है। सीयूटी एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक नहीं आती बट मार्क्स डिस्प्ले होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 में हम कितना लाए, 180 मार्क्स लाए, 150 मार्क्स लाए, ताकि पुणे यूनिवर्सिटी मिले। जैसे इसमें टॉप कॉलेज है वीजीटी है मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी, दो कॉलेज बहुत ही अच्छे कॉलेज है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम 200 मार्क्स में हम कितने मार्क्स लाना चाहिए हमें कि वीजीटी मुंबई मिल जाए या पुणे यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो इसमें रिजल्ट में मार्क्स डिस्प्ले नहीं होता। 200 मार्क्स में किसी का 180 है, 160, 150 आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसमें परसेंटाइल स्कोर डिस्प्ले होता है। समझ में आ रहा है? तो परसेंटाइल स्कोर में 99 परसेंटाइल अगर स्कोर है या 98 तक भी कई बार मिल जाता है, लेकिन 99 में डेम श्योर तुम्हें विजिट मुंबई में मिल जाएगा और पुणे यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? 98 पे मिल जाता है। अब सुनने में बड़ा लग रहा है कि 98 परसेंटाइल स्कोर क्रिएट करना डिफिकल्ट है कि 98 परसेंटाइल स्कोर में हमें पुणे यूनिवर्सिटी मिलेगा, तो कैसे हम 98 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल कैसे लाएंगे। तो उसके कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उसको स्कोर को कैसे अचीव करेंगे और कैसे अचीव कर सकते हैं। देखो कोई बड़ी बात नहीं, हर साल का रिजल्ट यही रहता है अपने अकेडमी का। पिछले साल का रिजल्ट बताया था तुम्हें, समझ में आ रहा है? इसलिए सारी चीज़ मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि मालूम पड़े कि स्कोर लाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं, क्योंकि अब आगे एग्जाम देने वाले हो और इसके तुम्हारे फाइनल पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। ये निमेश था जिसकी एनआईटी में तो ऑलरेडी सेकंड रैंक थी इसकी, और एक उस जायसवाल जिसकी 99 परसेंटाइल इसकी एनआईटी में फर्स्ट रैंक थी। तो ये निमेश के 100 परसेंटाइल स्कोर था और निमेश के बाद नादर रोल नंबर था 2302142502। तो ये निमेश था और ये सारे बच्चे 99, 99.98, 99.98, 99.97, 99.94, 99 पूरा रिजल्ट ही अपने 99 परसेंटाइल पे पूरा क्लोज हो गया था। पूरा का पूरा रिजल्ट पूरा ये सब 99 में ही, सब 99 में, 99। तो मैंने वही समझा रहा हूँ कि ये दिमाग में रखना कि 98 परसेंटाइल स्कोर लाना ये 99 डिफिकल्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे बच्चों के नाम, ये रोल नंबर, ये परसेंटाइल स्कोर विथ नाम के साथ रोल नंबर, इसलिए कि ये सबसे पहले लाइन इसीलिए लिखता हूँ मैं, ऑथेंटिसिटी रिजल्ट इस पावर ऑफ जे में। सबसे बड़ा रीज़न ये कि यहाँ अपने अकेडमी ऐसा नहीं चलता कि पहले परसेंटाइल स्कोर छाप दो किसी का कुछ भी और बाद में बोलो कि मैं पूछ के बताऊंगा किसी से उसका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, 2 साल बाद बताएंगे, एनआईटी रिजल्ट के बाद बताएंगे, परसों बताएंगे, 1 साल बाद बताएंगे क्या आया रिजल्ट क्या नहीं आया। पता हो तो यहाँ पे जो भी है पहले कोई भी रिजल्ट आता पहले दिन उसका नाम रोल नंबर, ये नहीं कि मैं बाद में बताऊँगा, पूछ के बताऊँगा, 1 साल बाद बताऊँगा, नहीं भी बताऊँगा तब तक लोग भूल जाएंगे वाला काम यहाँ नहीं होता। तो ये तो एनआईटी का था, महाराष्ट्र का था। महाराष्ट्र के बाद सेम मैंने इसलिए सारी चीज़ कि अब तुम्हारा एफटी नहीं टॉपिक का सेपरेट स्टार्ट हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले जो सीयूटी का फॉर्म तुमने भरा, सीयूटी का फॉर्म भरना बताया, तो सीयूटी का एग्जाम अभी पहले होने वाला है तुम्हारा, उसी बीच में महाराष्ट्र का एग्जाम है। सीयूटी महाराष्ट्र का एग्जाम आगे पीछे ही होगा। तो सीयूटी में भी यही था कि सीयूटी में तुम्हारा जो पेपर होता है टोटल सीयूटी में वो 400 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन सीयूटी में नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? सीयूटी में नेगेटिव मार्किंग है, 400 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें तुम्हें 400 नंबर में 200 नंबर लेके आ गए, 200 मार्क्स लेके आ गए तो अच्छा कॉलेज मिल जाता है। 200 नंबर में टॉप कॉलेज डीयू मिल जाता है, जेएनयू मिल जाता है, बीएचयू तो मिल ही जाता है। अपने यहाँ 200 के ऊपर 200 मार्क्स के ऊपर 94 बच्चे थे। तो ये इसका स्कोर है। ये कुछ जायसवाल जिसकी एनआईटी में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी, उसी ने टॉप किया था, ऑल इंडिया टॉपर था। स्कोर 314 थे और एप्लीकेशन नंबर इसका 233510222761। और ये सारे बच्चे थे। ये पूरा रिजल्ट ही अपने अकेडमी का 200 में तो क्लोज ही हो गया था, जिसमें 200 में तो टॉप कॉलेज डीओ मिल जाता उस टाइम तो रिजल्ट ही क्लोज हो गया था ये पूरा। ये लास्ट वाले लड़के का 201 नंबर है ये सारे, और 434 सिलेक्शंस थे, 434 सिलेक्शंस थे, 434 और हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन एकेडमी से मोर देन 94 स्टूडेंट्स अबाउट 200 स्कोर। इसके बाद बाकी रिजल्ट तो पता है, फिर भी मैं जैसे एनआईटी का रिजल्ट था, ये एनआईटी का रिजल्ट था। एनआईटी में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक कुछ जायसवाल की थी, एप्लीकेशन नंबर था 23006518, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। निमेश की ऑल इंडिया सेकंड रैंक थी, फिर 8th रैंक है, 9th रैंक है, 11th है, 14 है, 16 है, 21, 22, 27 और ये सब सारी चीज़ें। और उसके बाद लगातार 11वीं और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अपने यहाँ से थे 11 टाइम्स। ये सारा 2023 का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, फिर 2021 का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 19 का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 18 का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 17 का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 16 का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 15 का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 14 का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 12 का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक और 11 का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 2010 का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। तो ये तो था। अब मैं फॉर्म भरने की प्रोसेस बता रहा हूँ कि फॉर्म में एनआईटी का इसका कैसे भरना है। महाराष्ट्र सिटी का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो समझा रहा हूँ, ध्यान समझना कैसे फॉर्म भरना है। देखो महाराष्ट्र का फॉर्म भरने के पहले जैसे मैंने पहले बताया था, वीओपी से बता रहा हूँ, गूगल में सर्च करोगे 100 लिंक आ जाएगी महाराष्ट्र की,
तो तुम्हें ध्यान रखना कौन सी लिंक अथेंटिक है नहीं अथेंटिक है तुम्हें पता नहीं, इसलिए ध्यान रखना कि गूगल में जाना, अपने अकेडमी की वेबसाइट खोल लेना। समझ में आ रहा है? वेबसाइट का फॉर्मेट ऐसा दिख जाएगा, बिल्डिंग फोटो वगैरह सब वेबसाइट का फॉर्मेट दिख जाएगा। jitendra-academy.com में क्लिक करोगे, अपनी वेबसाइट खोलोगे तो वेबसाइट में जाओगे, नोटिफिकेशन 2024 में जाओगे। इसमें जब क्लिक करोगे तुम तो ये वाला पेज खुल जाएगा, इसमें जाना महाराष्ट्र सिटी 2024। क्लियर? इसमें जब जाओगे तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स वाला पेज में जाना, उसी के नीचे स्क्रॉल करते जाओगे और लिखा है फॉर महाराष्ट्र सिटी MCA 2024 अप्लाई ऑनलाइन। क्लियर? यार में जहाँ हाथ का निशान बना वहाँ क्लिक करना है। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे उसमें लिंक में क्लिक करोगे, जैसे लिंक में क्लिक करोगे तुम यहाँ पे स्विच हो जाओगे। ठीक है? जैसे लिंक में क्लिक करोगे महाराष्ट्र की वेबसाइट में स्विच हो जाओगे। अब इसमें जहाँ साइन इन और पासवर्ड है, तो तुम्हारे पास, तुमने अभी पासवर्ड बनाया क्या महाराष्ट्र का? तुम्हारे पास कोई इसका एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ क्या? नहीं हुआ, इसलिए यहाँ नहीं जाना है। इसलिए लिखा है वहाँ का निशान बना न्यू यूज़र। तुम न्यू यूज़र हो अभी, यहाँ क्लिक करना, रजिस्ट्रेशन करना है पहले। समझ में आ रहा है? रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। क्लियर हुआ? जैसे रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज में आ जाओगे। क्लियर? ये नेक्स्ट पेज में आ गया। ये नेक्स्ट पेज में आए जब तो रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में क्या करोगे कि फुल नेम पहले नेम डालोगे। इसमें ढाका 10th और 12th दोनों क्लास से नाम डाल सकते हो, पर आगे जब प्रोसीजर आएगा तो उसमें 12th क्लास से नाम डलवा रहा है। तो मान लो सपोज किसी का 10th और 12th में नाम में कोई भी लेटर मिसमैच है, फर्स्ट नेम में मिडिल नेम नहीं है, तो तुम्हें इसमें 12th क्लास के हिसाब से डालो। ये ईमेल आईडी अपना ध्यान रखना, मैंने पहले बता रखा है, एक जनरल ईमेल आईडी बना लेना सारे एग्जाम के लिए, NIT के लिए अलग बना लेना, बता रखा है भैया। NIT में यूज़ मत करना, इस वाले ईमेल आईडी को NIT में यूज़ मत करना। क्लियर हुआ? तो एक ईमेल आईडी यहाँ पे पहले 10th या 12th क्लास के हिसाब से नाम एंटर कर देना, यहाँ ईमेल डाल देना। पासवर्ड बनाना हो, पासवर्ड जैसा मैंने बताया था, फिर से समझा रहा हूँ तुम्हें। पासवर्ड बनाते समय 8 से 13 कैरेक्टर, 8 से 16 कैरेक्टर के आसपास पासवर्ड बना, 16 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 8 to 16 कैरेक्टर का पासवर्ड बनेगा, उसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमरिक, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और 16 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 8 to 16 कैरेक्टर का पासवर्ड बना लेना, उसमें सारे कॉम्बिनेशन, लोअर केस, अपर केस, न्यूमरिक और स्पेशल कैरेक्टर, उसको डायरी में लिखने के बाद पूरा मेंशन कर लेना। समझ में आ रहा है? सब CUT के फॉर्म में बता दिया मैंने कौन सा लोअर, क्योंकि अभी फिर भी ध्यान है, बाद में तुम्हें दिक्कत आएगी। एक डायरी में सारी चीज़ कॉलम बना लेना, कौन सा तुमने पासवर्ड में कौन सा लोअर केस यूज़ करा है, कौन सा अपर केस यूज़ करा। समझ में आ रहा है? स्पेशल कैरेक्टर डॉलर सिंबल है, एस्ट्रिक है, समझ में आ रहा है, हायस है, वो सारा मेंशन कर लेना कॉपी में। और मैंने बताया पासवर्ड कभी डायरेक्ट टाइप मत करना, पहले किस में लिखना? डायरी में। डायरी में लिखोगे, उसमें डायरी मेंशन करना है कौन सा लोअर है, कौन सा अपर है, कौन सा स्पेशल कैरेक्टर है, फिर एंटर करना। और री एंटर करते समय भी ध्यान रखना, डायरी में देख के एंटर करना। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना। कंफर्म पासवर्ड में वही री एंटर करना तुम्हें। मोबाइल नंबर वही ध्यान रखना जो तुम मोबाइल यूज़ कर रहे हो, जो तुम्हारे पास खुद। फॉर्म भरते समय मोबाइल पास में रखना, क्योंकि जैसे मोबाइल नंबर डालोगे उसमें OTP आएगा। समझ में आ रहा है? तो मोबाइल फुली चार्ज हो, पास में हो, नेटवर्क एरिया में हो, नहीं तो तुम्हारा फॉर्म बीच में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला, मोबाइल नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, डेट ऑफ बर्थ DD MM YY के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर हुआ? इसमें रजिस्टर में क्लिक करोगे। क्लियर? रजिस्टर में क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा ओपन हो जाएगा, यूजर इन्फो दिख गया। अब इसमें फादर्स नेम बोला, तो फादर्स नेम में जाकर इसमें पिताजी का नाम डाला हूँ, इसमें लिखा है फर्स्ट नेम ओनली, सिर्फ पिताजी का पहला जो फर्स्ट नेम, जैसे फर्स्ट नेम होता है, मिडिल नेम होता है, सरनेम होता है, सिर्फ फर्स्ट नेम डालना, ब्रैकेट में लिख रखा है स्पेशली। समझ में आ रहा है? फर्स्ट नेम, मिडिल और सरनेम डालने की जरूरत नहीं है। सेम मदर के नेम में फर्स्ट नेम डालना, मिडिल और सरनेम की जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर हुआ? जेंडर में ध्यान रखना, जेंडर में अपना मेल फीमेल जो भी है, और रिलीजन में सारे जो रिलीजन जो भी बिलोंग कर रहे हो, यहाँ पे ड्रैग डाउन बटन है, सब यहाँ पे ड्रैग करके देख लेना। मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिज्म है, जैन है, पारसी है, जो भी अप्लाई हो यहाँ पे डाल दिया। और रीजन में रूरल और अर्बन हो, जो शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, उसके सबसे यहाँ डाल देना। नेशनलिटी में ड्रैग डाउन करके इंडियन लिख देना। एनुअल फैमिली इनकम जो अप्लाई हो, CUT के टाइम सब समझा रखा है मैंने कि एनुअल फैमिली इनकम कैसे डालना। समझ में आ रहा है? तो उसके हिसाब से एनुअल फैमिली इनकम डाल देना। मैरिटल स्टेटस में डाल देना, येस नो में जो भी अप्लाई हो, नो ये सबका अप्लाई होगा। परमानेंट एड्रेस जो है, एड्रेस के यहाँ तो भर देना एड्रेस। समझ में आ रहा है? प्रॉपर। और एड्रेस भरते समय भरने के बाद ये एड्रेस सब करस्पॉन्डिंग में अगर लग रहा है तो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों में सेम है, तो यहाँ सेम एस कर देना। क्लियर? इसमें अदर डिटेल में नीचे आर यू डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यस या नो, जो भी महाराष्ट्र के हैं वो यस भरेंगे, नहीं है तो नो भरेंगे। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर PWD है तो यस, अदरवाइज नो। सिलेक्ट SSC इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, अब सिलेक्ट SSC मतलब होता है 10th। समझ में आ रहा है? तो 10th से सिलेक्ट SSC इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, पासिंग ईयर 10th में जब तुमने पास किया था उसकी ईयर डालना है। समझ में आ रहा है?
10th इक्विवेलेंट टोटल परसेंटेज, जितना परसेंटेज था 10th में वो डालना है। क्लियर? सिलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड, जो बोर्ड था तुम्हारा, जो बोर्ड का नाम डालना है, मार्कशीट से देख के बोर्ड का नाम एंटर करना। समझ में आ रहा है? शॉर्ट फॉर्म में जो मैं याद रख लेता हूँ, बोर्ड का नाम एंटर मत करना, मार्कशीट देख के एंटर करना। सिलेक्ट एसएससी स्कूल स्टेट, तो जो तुम्हारा मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, समझ में आ रहा है? जहाँ से तुमने 10th किया उसका स्टेट क्या था, सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट। समझ में आ रहा है? स्टेट डालना, स्टेट लिखा है, स्टेट ड्रैग डाउन से सिलेक्ट करके भरोगे। अपेयरिंग एपियर 12th एग्जाम इन 2024, वो पूछ रहा है कि 2024 में क्या 12th के एग्जाम में तुम अपियर हो रहे हो क्या? तो क्या भरोगे? नो। यस मत भर देना। समझ में आ रहा है? नो। हालांकि इस कॉलम का कोई मतलब नहीं था, फिर भी दिया है तो नो भरोगे। सिलेक्ट एचएससी पासिंग ईयर, पासिंग ईयर जो तुम्हारा 12th का था वो भर देना। समझ में आ रहा है? सिलेक्ट एचएससी इक्विवेलेंट बोर्ड, तो एचएससी में जो 12th में, एचएससी मतलब होता है हायर सेकेंडरी। समझ में आ रहा है? हायर सेकेंडरी 12th में जो तुम्हारा बोर्ड था, बोर्ड का नाम भर देना। समझ में आ रहा है? मार्क्स टाइप यहाँ परसेंटेज और सीजीपीए होगा। समझ में आ रहा है? 12th में तुम्हारा परसेंटेज से कैलकुलेट हुआ मार्क्सशीट तो परसेंटेज, अदरवाइज सीजीपीए से हुआ तो सीजीपीए भर देना। क्लियर? यहाँ एचएससी मार्क्स ऑप्टेन, जितना मार्क्स मिला तुम्हें, 500 में 300 मिला तो 300 भर दोगे, जो भी है, तो मार्क्स जितना मिला तुम्हें, एचएससी मार्क्स आउट ऑफ जितने में से मिला। समझ में आ रहा है? आउट ऑफ जितना मैक्सिमम मार्क्स यहाँ आ जाएगा, मार्क्स ऑप्टेन यहाँ आएगा। एचएससी कैलकुलेटेड इक्विवेलेंट परसेंटेज, परसेंटेज बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट कर लेगा। समझ में आ रहा है? बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट हो जाएगा, सेव एंड चेंज कर देना। समझ में आ रहा है? इसमें नेक्स्ट पेज में आगे जाएंगे हम, नेक्स्ट पेज में आगे जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन वाले बटन में आ गए, और ये सारे अभी सारे ये तुम्हें बचे हुए हैं जो भरना है। तो सबसे पहले आएंगे रजिस्ट्रेशन में। समझ में आ रहा है? ये हाथ का निशान बना है, समझ तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। क्लियर? अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर गलती से कोई गलत टाइप खोल लिया तो तुम फॉर्म गलत चीज़ों का भर लोगे और एग्जाम का पेपर भी गलत पेपर आएगा तुम्हारा। इतने सारा जैसे महाराष्ट्र से 2024 में इसमें क्लिक कर दिया जल्दबाजी में, तो तुम्हें ध्यान रखना तुम एमसीए का फॉर्म भर रहे हो। समझ में आ रहा? मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो इसलिए मैंने हाथ का निशान बना MAS CET 2024। क्लियर हुआ? पेंसिल से सर्कल बना लो, ध्यान रखना, ये मत खोल लेना, इसलिए हाथ का निशान बनाया, सर्कल बनाओ। समझ में आ रहा है? MCA CET 2024 में तुम्हें क्लिक करना, क्योंकि तुम एमसीए का फॉर्म भर रहे हो। क्लियर? ये फॉर्म भरने के सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना। और यहाँ पे एक रेडियो बटन है, इसमें क्लिक करना कॉम्बो बॉक्स में। समझ में आ रहा है? आई एक्सेप्ट में प्रोसीड करोगे ना, ये प्रीव्यू दिखा देगा, ये प्रीव्यू है। जैसे यहाँ पे यहाँ तक आए अपन, समझ में आ रहा है? ये करा, यहाँ भरा, आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करा, ये प्रीव्यू आ जाएगा। पूरा प्रीव्यू देख लेना, प्रीव्यू देखते समय देख लेना कोई कॉलम खाली तो नहीं छूट गया। क्लियर? ये प्रीव्यू है, सारा पूरा भरा हुआ मिल जाएगा। क्लियर? ये प्रीव्यू। क्लियर हुआ? ये सब भरा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ का सिक्योरिटी पिन इसमें एंटर करना। समझ में आ रहा है? सिक्योरिटी पिन एंटर करके सेव एंड प्रोसीड करना। क्लियर हुआ? सेव एंड प्रोसीड करेंगे, और तो यहाँ पे ध्यान का जैसे सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो तुम्हारा OTP आ जाएगा। क्लियर हुआ? OTP आएगा किस पे? मोबाइल पे। मोबाइल पे OTP आएगा। मोबाइल से OTP निकालने के बाद यहाँ डाल एंटर कर देना। क्लियर हुआ? एंटर करोगे, वेरीफाई OTP कर दोगे। समझ में आ रहा है? वेरीफाई OTP करोगे, जैसे OTP वेरीफाई करोगे तो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये एप्लीकेशन नंबर रेड कलर में दिख रहा है, एप्लीकेशन नंबर ये। इसको सबसे पहले डायरी हाथ में, डायरी साथ में लेके बैठना। जिस सिस्टम में फॉर्म भर रहे हो पहले देख लेना नेटवर्क एरिया में है। अगर तुम्हारा सिस्टम नेटवर्क एरिया में बार बार नेटवर्क आ जा रहा है तो ध्यान का नेटवर्क एरिया में आके भरना, बीच में फॉर्म बंद हो जाएगा, दिक्कत आएगी। ये एप्लीकेशन नंबर तुरंत हाथों हाथ डायरी में लिख लेना। किसी कारण से मान लो तुम्हारा सिस्टम बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है या चार्ज करके रखा, किसी कारण से तुम्हारा सिस्टम बंद हो जाता है, फॉर्म को रिस्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन नंबर होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो ये एप्लीकेशन नंबर तुम्हारा फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी जरूरी है। जब एडमिट कार्ड आएगा, तुम एग्जाम दोगे, सबके लिए जरूरत पड़ेगा, तो इसको ध्यान का संभाल के रखना हो। मैंने एक डायरी बताया था बनाने के लिए, तो डायरी में सारी इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? एग्जाम का नाम समझ में आया, पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर, फिर ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी यूज़ किया उसका पासवर्ड, ये सारी चीज़ डिटेलिंग उसमें करके रखना। समझ में आ रहा है? तो एप्लीकेशन नंबर लिख लिया, समझ में आया? प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें क्लिक करा तो तुम्हारा ये आगे का फॉर्म प्रोसीड हो जाएगा। क्लियर? और ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि तुमने अभी एक प्रोसेस कंप्लीट किया है, स्टेप 1। स्टेप 2 में इनकम्प्लीट है, इसमें क्लिक करना। ये ग्रीन आएगा, जो रेड आएगा फर्स्ट क्लिक करना। क्लियर हुआ? क्लिक करा, हाथ का निशान बना हुआ, जैसे क्लिक करा ये खुल जाएगा। यहाँ फिर से एक ही डिटेल बार बार पूछ रहा है वो, आर यू डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यस या नो। समझ में आ रहा है? तो यस वाले यस, नो वाले नो भर देना। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको जो अप्लाई वो भर देना, यस नो। आर यू ऑर्फन, मतलब जो अनाथ है, यस नो, जो भी है। सेव एंड प्रोसीड करना। क्लियर? आगे बढ़ जाएगा फॉर्म। समझ में आया? सिलेक्ट SSC इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, 10th का पासिंग ईयर डाल देना, इक्विवेलेंट परसेंटेज डाल देना, सिलेक्ट SSC इक्विवेलेंट बोर्ड डाल देना, सिलेक्ट स्टेट, SSC मतलब 10th होता है, ध्यान रखना ना, 12th का मत डाल देना। सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम विच यू पास्ड SSC,
वो बोर्ड डालना जहाँ से तुमने 10th क्लास पास किया, क्लियर। आर यू अपेयरिंग अपियर 12th क्लास, क्या बोलोगे? नो। HSC पासिंग ईयर डाल देना, सिलेक्ट HSC इक्विवेलेंट बोर्ड डाल लेना यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा HSC इक्विवेलेंट, तो ये मार्क्स ऑप्शन जितना मार्क्स मिला आउट ऑफ जितना मिला वो परसेंटेज, क्लियर। अब यहाँ पे इसने बोला है कि हैव यू स्टडीज अपेयरिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, तो यहाँ यस कर देना, समझ में आया? यस करना। अरे ये दिख रहा है कॉलम यहाँ पे, ये डायरेक्ट डाउन लिखा है, दिख रहा है यहाँ पे, है तुम्हारे पास PDF में, तो यहाँ यस कर देना, समझ में आ रहा है? ये बोला है हैव यू स्टडी अपेयरिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट 10+2 लेवल ग्रेजुएशन लेवल। ये पूछ रहा है कि भैया 10+2 में, क्योंकि अगर ये नहीं करा, यहाँ 9 भर दिया तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र का क्राइटेरिया है कि जिनका 12th में मैथ्स है या ग्रेजुएशन मैथ्स है, दो में किसी एक पे मैथ्स है, या तो 12th में मैथ्स होना चाहिए या तो ग्रेजुएशन में, तो ही वो MCA एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका सेटिस्फाइड करता है, एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे यस ही भरना, नो गलती से मत भरना, समझ में आ रहा है? क्योंकि नहीं है तो तुम महाराष्ट्र के लिए एलिजिबिलिटी है ही नहीं तुम्हारे पास, और तुम एग्जाम भी दोगे तो बाद में सिलेक्ट भी हो जाओगे, बाद में दिक्कत आएगी काउंसलिंग में। इसमें इसके बाद ग्रेजुएशन स्टेटस आ रहा है, पास्ड या अपेयरिंग, तो जिन लोगों का फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया, ड्रॉप ले रखा, वो पास भरना, जिनका चल रहा है वो अपेयरिंग भरना, समझ में आ रहा है? ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, जिन्होंने मान लो पिछले साल पास किया 2023 में 22 में, तो वहाँ पे वो ईयर डाल देना, जिनका अभी चल रहा है वो 2024 डालना, समझ में आ रहा है? पोस्ट ड्यूरेशन मैक्सिमम का 3 ईयर्स रहता है, समझ में आया? अगर कोई बीटेक कर रहा हो तो बीटेक वालों का कितना आएगा? 4 ईयर्स, 4 ईयर आएगा बीटेक वालों का, लेकिन मैक्सिमम BCA BSc जो कर रहे हैं 3 ईयर्स आएगा पोस्ट ड्यूरेशन में, क्लियर। फिर ये इसमें जब ड्रैग डाउन करोगे, ये वाला ब्लॉक में जब ड्रैग डाउन करोगे तो सारे सिलेक्ट ब्रांच आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? सिलेक्ट ब्रांच, कौन सी ब्रांच है? तो BCom है, BSc है, BSc IT, BCA है, BBA है, B.Pharma है, इनमें से जो भी तुम्हारा अप्लाई हो, मतलब BSc कंप्यूटर साइंस है तो BSc भर देना, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स है BSc भर देना, BCA वाले BC भर देना, लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा स्ट्रीम है उसमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो क्या करना? अदर्स, क्या भरना? अदर्स, अदर्स क्लिक करोगे अदर्स हो जाएगा, क्लियर हुआ? इसमें लिखा इन केस ऑफ योर ग्रेजुएशन ब्रांच स्ट्रीम इज नॉट मेंशन इन द गिवन लिस्ट काइंडली सिलेक्ट अदर्स, लिखा है, समझ में आ रहा है? तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन मार्क्स टाइप, इसमें परसेंटेज CGPA जो अप्लाई भर देना, क्लियर हुआ? क्वालिफाइंग ग्रेजुएशन मार्क्स ऑप्टेन, जितना मार्क्स मिला, जो लोग अपेयरिंग करेंगे वाला कॉलम उनका जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, अपियर ही नहीं होगा, जो लोग यहाँ अपेयरिंग भरेंगे वाला कॉलम नहीं आएगा लास्ट वाला, समझ में आ रहा है? तो लेकिन जिन लोगों का फाइनल ईयर हो गया है वो यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेन जितना मार्क्स मिला आउट ऑफ जितने में मिला परसेंटेज जितना बना, क्लियर हुआ? अवार्डेड क्लास, तो जो तुम्हारा क्लास है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, या फिर वो जो जिनका CGP है वो ग्रेड चलता है उनका, समझ में आया? वो भर देना CGP है। 7 प्रोसीड करोगे, नेक्स्ट पे आ जाओगे, क्लियर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से भरना सेंटर है, इसमें एग्जाम सेंटर भरना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर बताते समय सावधानी रखना, इसमें पहला हुआ सिलेक्ट स्टेट फॉर MCA CET 2024 एग्जामिनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट, इसमें सबसे पहले सिलेक्ट करना और मध्य प्रदेश भर देना, समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम्हारे इंदौर अगर सेंटर लेना है तो इंदौर तो सेंटर नहीं है, सेंटर मिलेगा भोपाल, समझ में आ रहा है? और ये मध्य प्रदेश में आता है, तो पहले स्टेट करना है, यहाँ पे मध्य प्रदेश भरना, समझ में आ रहा है? मध्य प्रदेश भरोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ भोपाल आ जाएगा, समझ में आ रहा है? एक स्टेट के एक सेंटर दे रहा है वो, समझ में आ रहा है? उस स्टेट की कैपिटल ही दे रहा है वो, है ना? तो यहाँ पे क्या करना है? मध्य प्रदेश भरना। यहाँ क्या करोगे? मध्य प्रदेश सिलेक्ट करोगे, मध्य प्रदेश लिखा है, ये दिख रहा है मध्य प्रदेश, देखो ये मध्य प्रदेश सिलेक्ट करोगे तो यहाँ भोपाल अपने वहाँ बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, समझ में आ रहा है? इसके बाद जैसे भोपाल भरा उसके बाद यहाँ स्टेट हट जाएगा, जैसे यहाँ बिहार है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, ये सब हट जाएगा। यहाँ सारे महाराष्ट्र स्टेट के सेंटर बाय डिफॉल्ट सिटीज डिस्प्ले होने चालू हो जाएंगे, यहाँ स्टेट हट जाएगा। जैसे तुमने मध्य प्रदेश भरा तो भोपाल आ जाएगा। उसके बाद ध्यान रखना ये स्टेट सारे हट जाएंगे और यहाँ पे महाराष्ट्र की सारी सिटी डिस्प्ले हो जाएंगी, समझ में आ रहा है? नासिक है, पुणे है, जलगांव है, नागपुर है, समझ में आया? तो यहाँ सेकंड में लिखते जाओ, सेकंड में तुम भर लेना पुणे, सेकंड में तुम पुणे सिटी सिलेक्ट करना सेकंड के लिए, क्लियर। पुणे पास पड़ेगा, कन्वेंस आसान है कि कभी तुम्हें भोपाल सेंटर ना मिल पाए, समझ में आया? तो पुणे तुम्हें पास पड़ेगा। फिर नासिक भर लो, पुणे, नासिक, नागपुर भर लो, लिख लिया? देखो यहाँ तो भोपाल आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? फर्स्ट में भोपाल, सेकंड में क्या हो गया? पुणे, थर्ड में नासिक, फिर क्या कर लेना? नागपुर कर लेना, क्लियर हुआ? 7 प्रोसीड कर देना। इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 फरवरी, उसका वेट मत करना, वेंसडे तक सबका फॉर्म भर जाना चाहिए, समझ में आ रहा है? वेंसडे को सबमिट करना, तो तुम्हें मंगलवार तक फॉर्म भर जाना चाहिए, ट्यूजडे तक। अब इसमें आ जाओगे तुम फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, क्लियर? फोटो तुमने COD टाइम स्कैन कर रखा अपना?
तो बस वही फोटो वही सिग्नेचर यहाँ अपलोड कर देना। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए पहले स्कैन करके, स्कैन करा हुआ होगा ना तुम्हारे पास, तो यहाँ पे सिलेक्ट अपलोड टाइप कर लें, यहाँ पे सिलेक्ट अपलोड टाइप, तो यहाँ ड्रैग डाउन करोगे तो पहले फोटोग्राफ आएगा, समझ में आया। फोटोग्राफ करके यहाँ ब्राउज करा, ये ओपन कर लेना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अपलोड कर लेना, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड कर लेना। क्लियर? जब प्रॉपर है तो सेव एंड प्रोसीड कर लेना। क्लियर? क्लियर? आईडी प्रूफ जो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, इसमें तुम आधार कार्ड ही सब लोग अपलोड कर देना, ज़्यादा अच्छा है। और आधार कार्ड में चाहे तो सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना, समझ में आ रहा है। आधार कार्ड का क्या करना, जो आधार कार्ड तुम अपलोड करोगे उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, समझ में आ रहा है। बाय डिफॉल्ट सिस्टम से अपलोड मत करना। कई लोग क्या करते हैं, सिस्टम से आधार कार्ड लिया अपलोड कर लिया, और हमें पता है जब तक उसका पिन नंबर नहीं डलेगा तब तक खोल नहीं पाएगा कोई। तो आधार कार्ड का पहले स्कैन करना, निकालना, और क्या करना है, स्कैन। और पीडीएफ बनाना, उसकी साइज जो है 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो तुम पीडीएफ फॉर्म में भी कर सकते हो, जेपीजी फॉर्म में कर सकते हो, पीएनजी फॉर्म में भी कर सकते हो, जेपीईजी फॉर्म में कर सकते हो। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप बोलेगा, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोडिंग, तो आधार कार्ड डाल देना, यहाँ ड्रैग डाउन करके आधार कार्ड कर लेना यहाँ पे। पर चूंकि आधार कार्ड डाल रहे हो आप, जो भी डॉक्यूमेंट कभी भी अपलोड करो, किसी एग्जाम में गांठ बांध लो, किसी एग्जाम में कोई डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करना तो सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है, समझ में आ रहा है। सेल्फ अटेस्टेड अगर नहीं हुआ तो इट में भी ध्यान रखना वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दे। सेल्फ अटेस्टेड मतलब तुम खुद वेरीफाई कर रहे हो, और सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद का सिग्नेचर करना, समझ में आ रहा है। तो ये आधार कार्ड डालने के पहले नीचे सेल्फ अटेस्टेड कर दिया, खुद का सिग्नेचर कर दिया। क्लियर? स्कैन कराया, देख लिया साइज 500 KB से ज़्यादा तो नहीं है, फिर अपलोड करा। और कभी भी फ्यूचर में कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे एनआईडी का फॉर्म भरा जाएगा, एनआईडी फॉर्म में 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करना, 12th क्लास की करना, ग्रेजुएशन की करना है, ईडब्ल्यूएस का करना, ओबीसी का करना, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाते हैं, क्योंकि तुमने अपलोड किया तो तुम सेल्फ अटेस्ट कर रहे हो, अपनी सहमति दे रहे हो कि मेरे द्वारा ही डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है और मैं इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। मतलब इसमें सारी लिखी हुई इन्फॉर्मेशन करेक्ट है जो मेरे बारे में लिखी हुई है, इसलिए सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। आधार का अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आया, बटन क्लिक करोगे तो अपलोड हो जाएगा। क्लियर? व्यू का करेगा तो दिख जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें लगा कुछ गलत हो रहा, गलत अपलोड हो गया तो एडिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? सेव एंड प्रोसीड करना, सेव एंड प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड करोगे, ये तुम्हारा पूरा भरा हुआ फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। ये प्रीव्यू बहुत ध्यान से, इसमें एक एक स्टेप, जैसे तुम जैसे तुम्हारा टेस्ट पेपर होता है, टेस्ट पेपर को स्कैन करते हैं कि नहीं, एक एक क्वेश्चन शुरू के 5 मिनट में स्कैन करते हैं पूरे पेपर को, वैसे पूरा स्कैन कर लो कि मेरा कैंडिडेट फुल नेम सही है, फादर नेम सही, मेडिकल है, जेंडर है, रिलीजन है, मदर टंग है, नेशनलिटी है, सब सही सही, सारी चीज़ें सही है कि नहीं, समझ में आया। सारी चीज़ें एक एक चीज़ें पूरा वेरीफाई, एक एक स्टेप पूरा वेरीफाई कर लेना। क्लियर? सारा जब वेरीफाई हो जाए, सब कुछ वेरीफाई हो जाए कि सब कुछ करेक्ट है, तो प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना। क्लियर हुआ? प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे, इसमें बोला आर यू श्योर टू प्रोसीड द पेमेंट, तो यस कर लेना। क्लियर? प्रोसीड टू पेमेंट में क्या कर देना, यहाँ पे यस कर लेना। क्लियर? ये फिर दिखा रहा है कि जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं और आउट ऑफ महाराष्ट्र है, 1200 रुपीज़ है, प्रोसीड टू पेमेंट कर लेना, समझ में आ रहा है। प्रोसीड टू पेमेंट में क्या, यहाँ आई एग्री कर लेना, समझ में आया, टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोसीड कर लेना। क्लियर? तो सारी ये पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जिससे भी तुम करना चाहो, यूपीआई है, कार्ड है, नेट बैंकिंग है, पे नाउ कर देना, समझ में आया, पे नाउ में जाना, तो पे कर लेना, पेमेंट तो कर ही लोगे तुम लोग, समझ में आ रहा है। कार्ड उसके बाद जब पेमेंट हो जाएगा तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाना, एप्लीकेशन फॉर्म का एक PDF सेव करके रख लेना, समझ में आ रहा है। इसके बाद अभी रिसिप्ट निकालना बाकी है, यहाँ से जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाला कॉलम आ रहा था ना, तो ये देखो हाथ बना, चेक पेमेंट हिस्ट्री, सब क्लियर। यहाँ चेक पेमेंट हिस्ट्री में हाथ बना, चेक पेमेंट हिस्ट्री में, यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में आओगे, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में करा, फॉर्म का प्रिंट आउट निकाला है। अब तुम्हें ये देखना कि मैंने 1200 को जो पेमेंट किया, कई बार हम पेमेंट करते हैं, कई बार पेमेंट अटक जाता है हमारा, हमारे ही प्रॉब्लम के कारण अटक गया, हमारे में कोई ऐसा है, कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, अटक गया, हमने सोचा हमारा पेमेंट हो गया है, पेमेंट नहीं होगा, डेट निकल गई, तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पेमेंट हिस्ट्री जरूर चेक करना, समझ में आ रहा है। चेक पेमेंट हिस्ट्री, समझ में आया। कई बार तुम्हारे अकाउंट से पेमेंट कट गया लेकिन डिलीवर नहीं हुआ, किसी कारण से अटक गया पेमेंट, चेक पेमेंट हिस्ट्री में जाना, पेमेंट हिस्ट्री में चेक करोगे और चेक करने ये खोलोगे और यहाँ प्रिंट रिसिप्ट करोगे, समझ में आ रहा है। पेमेंट रिसिप्ट तुम्हारी प्रिंट आउट हो जाएगी, उसको भी तुम यहाँ उसी फोल्डर, उसी फाइल में रख लेना जहाँ महाराष्ट्र का फॉर्म सेव कर रहे हो। क्लियर हुआ? इसका भी प्रिंट आउट एक मास्टर फाइल में रख लेना, एक महाराष्ट्र स्टडी की फाइल में रख लेना, 2 पेज रखोगे, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और दूसरी रिसिप्ट का। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ये फॉर्म की प्रोसेस, पूरी प्रोसेस बता दिया मैंने।